और इस पर्टिकुलर वीडियो में ये तीन बातें आज आप समझेंगे। पहली बात, हम स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द एससीओ को समझेंगे। देन हम इंडिया के इंटरेस्ट्स को समझेंगे कि क्या इंडिया के इंटरेस्ट्स हैं स्ट्रेटेजिकली इन द एससीओ। एंड देन हम एनालाइज करेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज को। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमने ना डिस्क्रिप्शन में एक स्टडी प्लानर बनाया है जो कि आपके काम आएगा अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो 1996 में चाइना और रशिया दोनों मिलकर बनाते हैं एक क्लब बाय द नेम ऑफ शंघाई 5। एक बड़ी फंडामेंटल बात है एससीओ की कि एससीओ कहता है कि हम ना तीन इविल्स को, वी वांट टू फाइट द थ्री इविल्स। वो थ्री इविल्स कौन से हैं? जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। एससीओ का मेन गोल क्या है? एक जस्ट पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाना ताकि वेस्टर्न डोमिनेंस को और अमेरिकन हेजेमनी को काउंटर किया जा सके। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि कंबोडिया से लेके ऑल द वे फ्रॉम लाओस, कंबोडिया से लेके ऑल द वे अप टू टर्की तक, बिकॉज टर्की भी एक डायलॉग पार्टनर है, इतना वाइड एक्सपेंस है एससीओ का। When we speak about the Shanghai Cooperation Organization, so there's a very famous saying which comes to my mind is that where geography meets geopolitics and security meets strategy. Anything and everything related to the Shanghai Cooperation Organization वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को जरूर देखें, इस वीडियो को सेव कर लेना, लाइक भी कर लेना और शेयर भी करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। नाउ मैं इसके बारे क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज आर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस इज कंसर्न्ड। और इस पर्टिकुलर वीडियो में ये तीन बातें आज आप समझेंगे। पहली बात, हम स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द एससीओ को समझेंगे। देन हम इंडिया के इंटरेस्ट को समझेंगे कि क्या इंडिया के इंटरेस्ट है स्ट्रेटेजिकली इन द एससीओ। एंड देन हम एनालाइज करेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज को। क्या क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं इन द डिस्कशंस ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक, यूपीएससी जीएस2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जीएस2 में आपको पता है आईआर के 4 क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर इन द मेंस, और एक क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता ही होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड 4 बारी यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको भी दिखाऊंगा 1 मिनट में। और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और एससीओ कई बारी यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो यहां पे देख सकते हैं कि मेंस में 4 बारी क्वेश्चन एससीओ से रिलेटेड और सेंट्रल एशिया से रिलेटेड आया है, टू बी वेरी प्रिसाइज 2023, 21, 18 एंड 2024। अगर आप देखें तो 2023 एंड 21 में एससीओ से डायरेक्ट रिलेशन में क्वेश्चन आया है। एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमने ना डिस्क्रिप्शन में एक स्टडी प्लानर बनाया है जो कि आपके काम आएगा अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडी में। तो वो स्टडी प्लानर को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। नाउ एससीओ की अगर हम बात करें तो एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था जून 2001 में। जरा सर बात क्या थी, आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप देता हूं। देखिए 1991 में क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, और इस डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसएसआर का जो सक्सेसर स्टेट था रशिया, वो एक जख्मी शेर की तरह बन चुका था। और 91 के बाद हमने देखा एक यूनिपोलर मूवमेंट में अमेरिका आ जाता है, ग्लोबल हेजेमन अमेरिका बन जाता है। सो फ्रॉम अ बाइपोलर कॉन्टेस्टेशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, अब वो एक यूनिपोलर मूवमेंट अमेरिका के लिए बनता है। एंड ये भी देखा जा रहा था कि यूरोप में, खास करके ईस्टर्न यूरोप में जो कि यूएसएसआर का ही हिस्सा था, वहां पे नेटो एक्सपैंड कर रहा था। और ये होता देख जो जख्मी शेर था यानी कि रशिया, उसको पता था कि अब वो वैसे नहीं उठ पाएगा, यूएसएसआर तो नहीं रहा, अकेला रशिया भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऑल्दो अमेरिका ने गारंटीज दिए थे कि वो नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेगा, लेकिन वेल एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका ने वही किया, नेटो ने जो करना था वो किया, बाकी कंट्रीज भी नेटो में आते गए, शामिल होते गए। अब जख्मी शेर यानी कि रशिया को इस बात की भी टेंशन थी, इस बात की भी चिंता थी कि सेंट्रल एशिया जो कि उसका बैकयार्ड है, कहीं वो नेटो के फोल्ड में ना आ जाए या कहीं वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। तो जख्मी शेर ने एक चालाक लोमड़ी के साथ यानी कि चाइना के साथ ये एग्रीमेंट बनाया, ये बातचीत आगे करी कि क्यों ना हम दोनों, क्योंकि अगर आप मैप को भी देखें ध्यान से तो रशिया और चाइना के बीच में ही सेंट्रल एशिया आता है और एक बफर बनता है रशिया और चाइना के बीच में। तो यह तय किया कि क्यों ना हम दोनों एक ऐसा यूरेशियन सिक्योरिटी अलायंस बनाएं जो कि गारंटी कर सके कि ये एरिया वुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कॉन्टेस्टेशन और फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम नेटो और फ्रॉम अमेरिका। तो 1996 में
चाइना और रशिया दोनों मिलकर बनाते हैं एक क्लब बाय द नेम ऑफ शंघाई 5। शंघाई 5 जून 2001 में बनता है योर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब उज्बेकिस्तान आता है, सो रशिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, जब तक ये थे तब तक शंघाई 5 था। अब और सॉरी, मैं यहां पे एक कंट्री मिस कर गया। रशिया, कजाकिस्तान, चाइना, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये जब कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ये पांचों देश बनाते थे आपका शंघाई 5। लेकिन उज्बेकिस्तान के आने से ये बना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, सो हम आगे जाके ये भी देखेंगे कौन से मेंबर्स आए हैं ग्रेजुअली। 2002 में जो एससीओ का चार्टर है वो साइन करा गया, ऑलराइट, एट द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट्स। कहां पे? रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग में। एंड दिस चार्टर एंटर इनटू फोर्स इनटू सितंबर 2003। अब ये जो एससीओ का चार्टर है, यानी कि इसमें वो सारे के सारे गोल्स, प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, स्ट्रक्चर बनाया गया है कि क्या क्या मेजर एरियाज और एक्टिविटीज होंगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो एससीओ के 4 इंपॉर्टेंट गोल्स थे। पहला गोल था टू स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप एंड गुड नेबरलीनेस बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। दूसरा था कि इफेक्टिव कोऑपरेशन इंकरेज करनी है बिटवीन द मेंबर स्टेट्स ऑफ द एससीओ, ताकि पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, इन सभी एरियाज में, डाइवर्स एरियाज में कोऑपरेशन दिखा सके, केवल एक सिक्योरिटी ओरिएंटेड ब्लॉक ये ना हो। Then number 3, to jointly ensure and maintain peace and security in the larger region, in the Eurasian region. And number 4, एक नए तरीके से, इंटरेस्टिंगली ये सारी की सारी कंट्रीज ऑथोरिटेरियन है। इन सारी कंट्रीज में कोई भी कंट्री नहीं थी जो कि डेमोक्रेटिक है, लेकिन चार्टर में ये लिखा गया कि एक नया डेमोक्रेटिक, फेयर और रैशनल तरीका हम बनाएंगे, जिसके चलते इंटरनेशनल कोऑपरेशन में हम और बढ़ावा देख पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात जो एससीओ की वन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स बने, वो ये था कि रशिया और चाइना, इन ऑर्डर टू कीप द हेजेमनी और टू कीप द हेजेमोनिक एम्बिशंस ऑफ अमेरिका अवे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, दे ऑल्सो वांटेड टू एडवोकेट कोट अनकोट अ जस्ट polycentric world order, a just polycentric world order, that there will be multiple centers of power, that we believe in the idea of multilateralism. That is what China and Russia were saying. And mind you, India tab tak nahi tha yahan pe. India came as an observer in 2005, but they advocated the cause of multilateralism. Let me also tell you, after the disintegration of USSR, it was India which was advocating the cause of multipolarity and multilateralism, along with other quote unquote like-minded countries like France, like Australia, etc. However, Russia and China taking the mantle and wanting to become the champions of a just polycentric world order, this was something which was very interesting, and also something which was not being easily swallowed by the West. So initially, internally, the SCO adheres to the Shanghai spirit, which is mutual trust, mutual benefit, equality, consultation, respecting for diversity of civilizations, territorial integrity and sovereignty. And externally, it is upholding non-alignment, non-targeting at other countries. यानी कि चाइना ने बहुत क्लेवरली वही प्रिंसिपल्स यहाँ पे शंघाई स्पिरिट में अडॉप्ट करवाए जो प्रिंसिपल्स पंचशील में थे, जो कि 1954 में नेहरू जी ने साइन किए थे चाइना के साथ। सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी एससीओ की है काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट्स। ये साल में एक बार मिलती है और इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो तय किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। द काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ये भी साल में एक बार मिलते हैं ताकि जो भी स्ट्रैटेजी है मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की, जो प्रायोरिटी एरियाज है उनको डिस्कस किए जाते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिटरमिन किया जाता है कि क्या क्या फंडामेंटल और टॉपिकल इश्यूज हैं इन इकोनॉमिक एंड अदर स्फेयर्स, और साथ के साथ बजट अप्रूवल मिलता है फॉर द एससीओ। In addition to the meetings of the CHS and the CHG, there are also mechanisms for meetings on foreign affairs, national defense, security, economy, trade, culture, health, etc. And the Council of National Coordinators is the SCO coordination mechanism. इस ऑर्गेनाइजेशन की दो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, ये बात प्लीज अभी नोट कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप यहां पे 8वें मिनट तक वीडियो में बने हुए हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना RATS। दो स्टैंडिंग बॉडीज हैं, एक तो सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में और दूसरा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है ऑफ द RATS। एक बड़ी फंडामेंटल बात है एससीओ की कि एससीओ कहता है कि हम ना 3 इवल्स को, वी वांट टू फाइट द 3 इवल्स। वो 3 इवल्स कौन से हैं? सेपरेटिज्म, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म। और उसको फाइट करने के लिए इंस्टीट्यूशनली हमने ये RATS स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ऑलराइट, इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल और जो डायरेक्टर हैं ऑफ द RATS एग्जीक्यूटिव कमेटी, इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द CHS। व्हाट इज द CHS? अभी हमने CHS के बारे में पढ़ा था, काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि द काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट्स।
ये CHS अपॉइंट करता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द SCO एंड द डायरेक्टर ऑफ द RATS फॉर अ 3-year टर्म। एंड देन अलॉन्ग विद द मेंबर कंट्रीज ऑफ द SCO, वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे वो कौन सी कंट्रीज हैं, अलॉन्ग विद दैट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनका SCO के साथ पार्टनरशिप स्टेटस है, जैसे कि एशियान है, जैसे कि यूनेस्को है, जैसे कि FNAO है, जैसे कि आपका CSTO है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। तो ये 11 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पार्टनरशिप स्टेटस में है, मेंबर्स नहीं है बट पार्टनरशिप स्टेटस में है। और ये हमारे 10 मेंबर्स हैं SCO के, जिसमें लेटेस्ट एंट्री हुई है बेलारूस की। ऑलराइट, ईरान बना था 2023 में और बेलारूस रिसेंटली 24 में बना है मेंबर ऑफ द SCO। तो ये 10 मेंबर्स हैं SCO के। ऑलराइट, तो इसमें बेलारूस, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो एक बहुत फेमस एक्रोनिम है जो बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, वो मैंने बनाया था विद माय कॉलीग। तो इसमें एक्रोनिम है पुट ब्रिक। वो एक्रोनिम कैसे आता है? P फॉर पाकिस्तान, U फॉर उज्बेकिस्तान, T फॉर आपका तजिकिस्तान आ गया, B में बेलारूस आ गया, R में रशिया आ गया, देन I में इंडिया भी आ गया, ईरान भी आ गया, C में चाइना आ गया एंड K में किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान आ गए। तो पुट ब्रिक एक एक्रोनिम है जो आपको याद करवाएगा कि 10 मेंबर स्टेट्स कौन से हैं SCO के। देन हमारे पास 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, एक अफगानिस्तान है, एक मंगोलिया है। तो अगेन ये यूरेशियन रीजन की बात हो रही है, तो मंगोलिया भी चाइना से ऊपर आता है, अगर मैप में देखें सेंट्रल एशिया के बगल में ही आता है, लेकिन द लार्जर सेंट्रल एशियन यूरेशियन रीजन की बात हो रही है। देन डायलॉग पार्टनर्स SCO के, लेटेस्ट एंट्री इन द डायलॉग पार्टनर्स ऑफ द SCO में लाओस की हुई है, जो कि 2025 में समिट हुआ था SCO का। वहां पे लाओस को एक डायलॉग पार्टनर इंडक्ट किया गया है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि कंबोडिया से लेके ऑल द वे फ्रॉम लाओस, कंबोडिया से लेके ऑल द वे अप टू टर्की तक, बिकॉज टर्की भी एक डायलॉग पार्टनर है, इतना वाइड एक्सपेंस है SCO का। 2 दिसंबर 2004 एट द 59th प्लेनरी सेशन ऑफ द UNGA एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ जिसने ऑब्जर्वर स्टेटस फॉर द SCO का एक डेजिग्नेशन दिया इन द UNGA, और ये रेजोल्यूशन ने प्रोवाइड करा SCO को विद द राइट टू पार्टिसिपेट इन द सेशंस एंड ऑल्सो वर्क इन द जनरल असेंबली एज एन ऑब्जर्वर। नाउ SCO maintains a regular information contact with the UN Secretariat and the UN institutions which are represented in Beijing, और high ranking representatives of the UN attend करते हैं annual SCO summits, और वो रोटेट होता रहता है, जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती रहती है, एंड जो होस्ट कंट्री है जो कि SCO की प्रेसिडेंसी होस्ट करती है, जैसे कि 2025 में चाइना के पास प्रेसिडेंसी है, 2023 में इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी, तो वो इनवाइट करते हैं UN को भी, और UN के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स आते हैं। SCO का हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल इज द सुप्रीम SCO बॉडी। तो यहां पर डिटर्मिन किया जाता है कि क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या मेजर एरियाज हैं, क्या क्या एरियाज ऑफ कन्वर्जेंसेस रहेंगे, क्या क्या फंडामेंटल इश्यूज रहेंगे फॉर द इंटरनल अरेंजमेंट, कैसे फंक्शनिंग की जाएगी, कैसे इंटरेक्शन किया जाएगा विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एटसेट्रा। काउंसिल अपनी रेगुलर मीटिंग्स साल में एक बार जरूर कंडक्ट करेंगे। Heads of the state of council shall be a meeting of the heads of the state council will be chaired by the head of the state organizing this regular meeting. Venue जो है of the regular meeting of the council वो generally determine किया जाता है Russian alphabetical order में of the names of the SCO member states. तो SCO heads of the government council approve करता है budget of the organization, और consider किया जाता है कि क्या क्या major issues हैं related to economic cooperations, more spheres of interaction within the organization, और इस काउंसिल की भी मीटिंग, रेगुलर मीटिंग साल में एक बार जरूर होती है। हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल विल बी चेयर्ड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है रेगुलर मीटिंग को, यानी कि होस्ट कंट्री आ जाती है। वेन्यू ऑफ द रेगुलर मीटिंग अगेन ये रशियन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से तय किया जाता है, और वेन्यू ऑफ द रेगुलर मीटिंग ऑफ द काउंसिल will be determined by a prior agreement among the heads of the government, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स। देन एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स भी है, जहां पे डे टू डे एक्टिविटीज के बारे डिस्कशन की जाती है। वहां पे आपका पूरा का पूरा एजेंडा सेट किया जाता है कि क्या क्या एजेंडा डिस्कस किया जाएगा हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल मीटिंग में। कंसल्टेशंस की जाती हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे डिस्कशन की जाती है। मैं एक बार चेक कर लूँ ऑडियो आ रहा है। यस, ऑडियो आ रहा है। कई बार होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करते करते ऑडियो नहीं आता होता, तो वही चेक कर रहा था। एंड ये जो काउंसिल है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये अप्रोप्रिएटली स्टेटमेंट्स देता है ऑन द बिहाफ ऑफ द SCO। सो ये जो काउंसिल है, दिस शैल जनरली मीट 1 month प्रायर टू मीटिंग्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल।
Extraordinary meetings of the Council of Ministers Foreign Affairs shall be convened on the initiative of at least 2 members and upon the consent of the Minister of Foreign Affairs of all other member states. Venue of a regular or extraordinary meeting of the council shall be determined by mutual agreement. All right. परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स का टू द एससीओ सेक्रेटेरिएट, ये अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल रूल्स एंड द प्रोसीजर्स फ्रॉम अमंग द पर्संस जो कि सीनियर डिप्लोमेटिक पोजीशन होल्ड करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स दे विल टेक अप देयर ड्यूटीज फ्रॉम द टाइम द एससीओ सेक्रेटरी जनरल रिसीव्स रिटन नोटिफिकेशन ऑन देयर अपॉइंटमेंट। तो ये कुछ टेक्निकल और लीगल जार्गन है रिलेटेड टू द एससीओ जो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंश्योर करते हैं कि जो सेंडिंग स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बराबर रहे, उनके इंटरेस्ट वहां पे रिप्रेजेंट किए जा सके इन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द एससीओ। देन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं सेक्रेटेरिएट के काम में टू प्रिपेयर, रिव्यू एंड कोऑर्डिनेट द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स जो कि सबमिट किए जाते हैं फॉर द मीटिंग्स ऑफ द एससीओ बॉडीज, एंड दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग द डिसीजंस मेड बाय वेरियस एससीओ की जो बॉडीज है। ऑलराइट, तो ये जो एससीओ का जो सेक्रेटेरिएट है, एससीओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको भी असिस्ट करते हैं डे टू डे मैटर्स के लिए, डेली असिस्टेंस के लिए। एंड इंडिया की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन है? इंडिया की तरफ से है वो एंजेलिन प्रेमलता। ये हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू दी एससीओ वो ये है। ऑलराइट, नाउ क्विकली बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया। देखो, प्रीलिम्स तक की अगर बात करनी है वो यहां तक हो गई है, यहां तक का जो सफर है 15वां मिनट तक, 15th मिनट एंड 25 सेकंड तक, ये है आपका प्रीलिम्स का। इसके बियॉन्ड हम थोड़ा मेन सेंट्रिक बात करेंगे, बिकॉज सी एज एन एजुकेटर, एज ए टीचर, इट इज माय ड्यूटी एंड इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक, चाहे वो प्री की बात हो चाहे वो मेंस की बात हो, हम पूरी बात डिटेल में करेंगे, खुल के करेंगे। ऑलराइट, सिग्निफिकेंस ऑफ द एससीओ फॉर इंडिया। देखो, पहला है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड रीजनल कनेक्टिविटी। वैसे कोइंसिडेंस की बात देखिए कि अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं और आज का जो हमारा लाइव लेक्चर था, फाउंडेशन लेक्चर, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में 2.5 आवर्स की क्लास ली है जहां पे मैंने सेंट्रल एशिया कवर किया है। तो हम अपनी जो फाउंडेशन क्लासेस होती हैं, जो हमारे पेड बैचेस होते हैं, उसमें बहुत डिटेल में हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। यूट्यूब पे भी हम ऑब्वियसली कोशिश करते हैं कि हम हाई क्वालिटी कंटेंट लेके आ सकें। मैं फिर कहना चाहूंगा आपको, अगर आप बाय चांस सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इस वीडियो में लेट एंटर हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको एक स्टडी प्लानर मिलेगा। सेल्फ स्टडी प्लानर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करना है। किस लिए? बिकॉज अगर आप अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी के प्रिपरेशन से कर रहे हैं, सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, कैसे करना है, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा प्रायोरिटीज देनी है, कौन से हाई यील्ड टॉपिक्स है, कौन से हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं, इन सभी को जानने के लिए आपको ये स्टडी प्लानर बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट, ओके, नंबर 1 पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ द एससीओ की बात हो रही है। पहला पॉइंट है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड रीजनल कनेक्टिविटी। देखो, एससीओ के अंदर हमको एक मौका मिलता है कि हम अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को एडवांस कर सके, हम कुछ कनेक्टिविटी लिंकेजेस पे काम कर सके विज़-अ-वी सेंट्रल एशिया, हम अपने फोकस को विद इन द एससीओ सेंट्रल एशिया के ओरिएंटेड रख सके। बिकॉज अक्सर ये देखा जाता है कि कंट्रीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान वो इंडिया के एफर्ट्स टुवर्ड्स द एससीओ को एम्बुश करने की कोशिश करते हैं। सो देयरफॉर उस चीज से हमको थोड़ा एक स्ट्रेंथनिंग मिलती है दैट हमारी इन्वॉल्वमेंट एससीओ में बहुत एक्टिव है, पैसिव नहीं है। हम एक फुल टाइम मेंबर हैं एससीओ के 2017 से, पाकिस्तान भी 2017 में मेंबर बना था, 2005 में हम एक ऑब्जर्वर स्टेटस था हमारा एससीओ में। एंड ऑल्सो हमारा एक ऑनगोइंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मॉडल एक हमारा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो बेसिकली इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है विद द कैस्पियन सी, वाया द पर्शियन गल्फ एंड फर्दर ऑन टू यूरोप। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आईएनएसटीसी, जो हमको भी हेल्प करता है कि हम कार्गो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू रशिया, टू यूरोप, इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट रियली डिपेंडिंग अपॉन द सुएज कैनाल। सो वंस अगेन दिस रीजन, सेंट्रल एशियन रीजन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर द एससीओ, ये एक ऐसा रीजन है जिसके साथ हमारे सदियों पुराने संबंध बहुत स्ट्रांग रहे थे, हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, यहाँ पे सिविलाइजेशनल कनेक्ट है सेंट्रल एशिया के साथ। लेकिन आज के तौर पे अगर हम बात करें, एज ऑफ थिंग्स स्टैंड टुडे, हमारा सिर्फ 2 या 3 बिलियन डॉलर का ट्रेड है सेंट्रल एशिया के साथ। वेयरएज अगर हम चाइना की बात करें, चाइना का ट्रेड विद द सेंट्रल एशियन रीजन 90 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। सो एससीओ हमें एक इंसेंटिव देता है कि हमारी इंगेजमेंट ज्यादा पीरियोडिक हो सकती है विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, एंड ऑल्सो that could be oriented towards the concerns of the Central Asian countries, not really focusing too much on the other issues, but also focusing on the common convergences within the SCO. एंड ऑल्सो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात आती है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन में एससीओ प्रमोट करता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, एससीओ एक यूरेशियन पॉलिटिको सिक्योरिटी इकोनॉमिक ब्लॉक है।
सो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भी इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता, लेकिन रखता है। और इंडिया के लिए यहां पे एवेन्यूज है कि हम कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स का लेवरेज उठा सकते हैं। हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ आईटी में एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, आईटी सर्विसेज वहां पे सेटअप कर सकते हैं। हमारे लिए प्लेटफॉर्म है जहां पे हम चाइना के एम्बिशियस BRI प्रोजेक्ट को हम यहां पे काउंटर कर सकते हैं और ज्यादा नए ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स लेके आ सकते हैं जो कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइन करे। SCO अलाइन करता है इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी के साथ, जो इंडिया को एक लेवरेज देता है कि वो चाइना रशिया दोनों के साथ अलाई कर सकता है, क्योंकि चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है, रशिया हमारा ट्रेडिशनल टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। तो विद इन अ मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क हम इन दोनों कंट्रीज के साथ एंगेज कर रहे हैं। इंडिया को एक फोरम मिलता है कि हम कॉमन चैलेंजेस एड्रेस कर सकते हैं, जो चैलेंजेस सेंट्रल एशिया और इंडिया दोनों फेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आतंकवाद, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ऑल्सो एक मौका भारत को मिलता है कि भारत यहां पे कैन कॉल द शॉट्स, कैन कॉल द ब्लफ अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना, बिकॉज पाकिस्तान एंड चाइना केवल लिप सर्विस देते हैं फॉर टेररिज्म। एंड ये इंडिया को मौका मिलता है कि वी कैन से वेरी प्राउडली दैट लुक वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, व्हिच इज नॉट अ वेरी प्राउड थिंग, बट वी हैव द ऑडेसिटी एंड स्ट्रेंथ टू कॉल आउट इन फ्रंट ऑफ द कंट्रीज व्हिच आर द परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म। देन स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात आती है, पाकिस्तान के नैरेटिव को काउंटर करना। इंडिया पाकिस्तान दोनों SCO के मेंबर्स हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म देता है इंडिया को कि हम एक्सपोज कर सके पाकिस्तान के क्लेम्स को, पाकिस्तान के नैरेटिव को काउंटर कर सके, चाहे वो कश्मीर की बात है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात है। और हमको मौका मिलता है कि हम पाकिस्तान के इस नेक्सस को एक्सपोज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग स्टेट स्पॉन्सर्ड फंडिंग और सपोर्टिंग द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आइडियोलॉजी। तो हमको ये मौका मिलता है कि हम इस मल्टीलेटरल सेटिंग में पाकिस्तान को अच्छी तरह से एक्सपोज करें। ऑफ कोर्स यहां पे हमारे टाइज भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ रिफॉर्म होते हैं, इंप्रूव होते हैं, एजुकेशन से लेके कल्चरल एक्सचेंजेस तक, उससे लेके पीपल टू पीपल रिलेशंस। एंड SCO का जो RATA स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इन ऑर्डर टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, जिसको कलेक्टिवली हम कहते हैं द 3 evils विद इन द SCO फ्रेमवर्क। नाउ SCO का जो रोल है इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, राइट, अब इसमें पहली बात आती है इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो RATS है ये फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस ऑन द टेररिस्ट एक्टिविटीज, ऑन देयर नेटवर्क्स एंड आल्सो फाइनेंसिंग अमंग द मेंबर स्टेट्स। हमारे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज हम थ्रेट फेस कर रहे हैं फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पर्टिकुलरली फ्रॉम द LET, फ्रॉम द जैश ए मोहम्मद। और ये इनेबल करता है इंडिया को दैट वी कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द टेररिस्ट एक्टिविटीज इन सेंट्रल एशिया, इन अफगानिस्तान एंड रीजन्स व्हिच हैव बीन हिस्टोरिकली बीन द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स अफेक्टिंग इंडिया सिक्योरिटी। देन जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस, तो पीस मिशन के नाम से SCO जॉइंट मिलिट्री एंड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है। ये एक्सरसाइजेस मदद करते हैं इंडिया को टू स्ट्रेंथन द काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज एंड आल्सो टू बिल्ड ट्रस्ट विद अदर SCO मेंबर्स। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन ड्रिल्स में व्हिच शोकेसेस इट्स कमिटमेंट टू रीजनल सिक्योरिटी एंड आल्सो टू गेन ऑपरेशनल इनसाइट्स। देन SCO का एक काउंटर टेररिज्म एक फ्रेमवर्क है, काउंटर टेररिज्म कन्वेंशन है, जो बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क देता है मेंबर स्टेट्स को कि कैसे हमने कोऑपरेशन दिखानी है एक दूसरे के साथ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड सप्रेस आतंकवाद इन एनी फॉर्म। और हमको इस कन्वेंशन से, इस फ्रेमवर्क से बहुत लेवरेज मिलता है ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग आवाज उठा सकते हैं अगेंस्ट द परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म, जो कि इसी फोरम में बैठे हैं, और उनके टेररिस्ट फाइनेंसिंग और सेफ हेवंस, जो कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट रिजर्व्स और टेररिस्ट लाइफ सेंचुरीज बनाई हुई है। हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, पाकिस्तान में टेररिस्ट लाइफ सेंचुरीज हैं। तो ये जो पनाह पाकिस्तान देता है आतंकवादियों को, आतंकवादी एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, उसको एक्सपोज करने का बहुत अच्छा मौका और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमको SCO में मिलता है। एंड देन एड्रेसिंग इमर्जिंग थ्रेट्स। नाउ इमर्जिंग थ्रेट्स में देखो एक बात समझो, अब सेंट्रल एशिया जो है वो भी बहुत प्रॉक्सिमिटी में है टू द गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट में ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आ जाते हैं। और ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम हमारे देश में भी बहुत है, नार्कोटिक स्मगलिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम हो गया, ये सब चीजें हमारे देश में भी बहुत हम सफर कर रहे हैं। तो यानी कि जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं इनको डील कैसे किया जाए, वो भी इसमें भी RATS सक्षम है। और RATS मदद करता है इंडिया को और इन बाकी कंट्रीज को कि कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ एंटी नेशनल एंड नोटोरियस एलिमेंट्स जो अमन शांति को बहुत वायलेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया में हो। Let us also not forget कि Central Asia is also neighbors to Afghanistan, Pakistan, and the instability in Afghanistan after the 2021 exit of America
did also cause ripples and concerns with Central Asia and also to India, because terrorism emanating out of Central Asia is a cause of concern not only to South Asia but also to Central Asia. डिप्लोमैटिक लेवरेज, एससीओ प्रोवाइड करता है इंडिया को एज अ प्लेटफॉर्म ताकि इंडिया गार्नर कर सके सपोर्ट फॉर द एंटी टेररिज्म एजेंडा. फॉर एग्जांपल 1996 में हमने यूएन पे एक सीसीआईटी कन्वेंशन टू कॉम्बैट इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करी थी. आज तक इस कन्वेंशन का यूनानिमस नहीं बन पाया, इस कन्वेंशन का यूनानिमस कंसेंसस नहीं बन पाया इस पर्टिकुलर कन्वेंशन का. एंड देयरफॉर हमको इस बात की अपेक्षा है और इस बात की हमको उम्मीद भी है कि शायद एससीओ के फोरम में हम इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के फेवर में ओपिनियन मोबिलाइज कर पाएंगे. एंड ऑफ कोर्स इस कन्वेंशन को मे बी यूएन भी किसी दिन पास करे, ताकि हम सिर्फ बातचीत या लिप सर्विस ना करें आतंकवाद की, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन को हम इनग्रेन करें विद इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर. ओके, सो सक्सेस एंड चैलेंजेस ऑफ द एससीओ फॉर इंडिया. नाउ सक्सेस की बात पहले करते हैं. पहली बात, इंडिया की रीजनल स्टैंडिंग को मजबूती मिलती है, स्ट्रेंथनिंग मिलती है. इंडिया की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है एससीओ में, चाहे वो हम 2023 में हमारे पास प्रेसिडेंसी थी, इसके कारणवश हमारी इमेज, हमारी छवि काफी इंप्रूव हुई है, बहुत बेहतर हुई है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर हैं. हमें एक मौका मिला है कि हम सपोर्ट मोबिलाइज कर सकते हैं अगेंस्ट द बेलिजरेंट एक्शंस ऑफ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करता आ रहा है, राइट. Then number 2, promoting a unified anti-terrorism stance. एससीओ के फ्रेमवर्क ने अलाउ करा है इंडिया को कि वो स्ट्रॉन्गर मेजर्स के लिए पुश कर सकता है अगेंस्ट टेररिज्म, इनडायरेक्टली पाकिस्तान को प्रेशर करके. फॉर एग्जांपल, एससीओ की डिक्लेरेशंस कंसिस्टेंटली कंडेम करती है आतंकवाद को इन ऑल इट्स फॉर्म्स, अलाइनिंग विद इंडियाज कॉल फॉर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी. और इंडिया ने सक्सेसफुली एडवोकेट करा है फॉर द इंक्लूजन ऑफ साइबर टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म इन द एससीओज एजेंडा. एंड एरियाज जहां पे पाकिस्तान कंप्लिसिटली रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, वहां पे इंडिया कोऑपरेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है और पब्लिक ओपिनियन भी मोबिलाइज कर रहा है. देन एंगेजिंग सेंट्रल एशिया, ताकि चाइना पाकिस्तान एक्सेस को काउंटर किया जा सके, राइट. देखो, अब ये बहुत मुश्किल भी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए, बिकॉज वो काफी डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली चाइना के लिए. सो अब यहां पे अब ये बात भी आ जाती है कि हम अपने सॉफ्ट पावर का कितना लेवरेज कर पाएंगे, बिकॉज हमारा रिलेशन सेंट्रल एशिया के साथ सॉफ्ट पावर की डायमेंशन में बहुत ज्यादा है. बुद्धिज्म की बात करें या सिल्क रोड की बात करें, बिकॉज इस एरिया से बहुत ट्रेड होता था. कुछ सिटीज हैं, कुछ ऐसे शहर हैं, फरगाना, समरकंद, बुखारा, इन एरियाज में से फ्रॉम सेंट्रल एशिया कितना ट्रेड होता था. हमारा ट्रेड कारवान आते थे, मर्चेंट्स वहां पे आते थे. हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं कि हमारे जो ट्रेडर्स थे इन शहरों में जाते थे, यहां से आते थे. बुद्धिज्म एक और यूनिफाइंग फैक्टर है. मुगल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है. मुगल इन्वेजन, अब देखिए सेंट्रल एशिया से मुगल्स आए, आर्यन थ्योरी भी यहीं से आती है. कितने सारे राजे महाराजे, शाकास की बात करें, कुशान एम्पायर की बात करें. सो अंडरस्टैंडिंग दैट ये रीजन के साथ हमारी सॉफ्ट पावर तो बहुत है, लेकिन हार्ड पावर आज हमारे पास बहुत कम है. हार्ड पावर डायमेंशन हमको बढ़ाना है, और हार्ड पावर डायमेंशन ऑलरेडी चाइना का बहुत ज्यादा है, राइट. सो देयरफॉर हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव्स हैं, हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशनल जैसे इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है, इंडिया सेंट्रल एशिया के बीच में फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे भी डायलॉग है, इंडिया सेंट्रल एशिया के बीच में फॉर दैट मैटर एनएसए लेवल पे भी डायलॉग मैकेनिज्म्स हैं. अब ये सब डायलॉग मैकेनिज्म्स रीइंफोर्स करते हैं हमारी रेलेवेंस को इन दी एससीओ, और ऑल्सो एक वो जो पावर वैक्यूम जो इतने सालों से क्रिएट हुआ था. बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, 91 के बाद जब ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, तो सेंट्रल एशिया बहुत लो प्रायोरिटी पे था इंडिया के लिए, बिकॉज रीजन मीन दैट सेंट्रल एशिया के साथ हमारा इतना एंगेजमेंट बिफोर 1991 वाज बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट विद द सोवियत यूनियन. एंड 1991 के बाद हमारी प्रॉब्लम ज्यादातर हमारे नेबरहुड में थी, एंड वी वर ऑक्यूपाइड टू मच इन आवर नेबरहुड कि हमने सेंट्रल एशिया को अपनी प्रायोरिटी से बाहर रखा. इट इज ओनली इन 2012 कि हमने सेंट्रल एशिया कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी का निर्माण किया. 2015 में मोदी जी बने पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पांचों के पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज को विजिट किया, एग्रीमेंट साइन करे. सो एक फ्रेश मोमेंटम टुवर्ड सेंट्रल एशिया हमें अभी मिला है 10-12 सालों में, लेकिन इसके साथ हमारा हजारों साल पुराना रिश्ता है इस रीजन के साथ. टू ऐड टू दैट, एससीओ हमारे प्री एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स को और कंसोलिडेट करने में मदद करता है. चैलेंजेस की जब बात आती है, तो एक चैलेंज है कि चाइना अपना वीटो पावर यूएनएससी में यूज करता है टू सपोर्ट पाकिस्तान. चाइना मना करता है, इनकार करता है कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को वो नहीं डेजिग्नेट करेगा एज ग्लोबली dreaded terrorist or globally wanted terrorist.
देन एससीओ का जो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, यानी कि अगर 10 मेंबर्स हैं तो 10 के 10 अग्री करें, अगर एक भी अग्री नहीं करेगा तो वो फैसला आगे नहीं जा पाएगा। ये भी एक ऑब्स्टिकल बनता है कि इंडिया जब भी कोई रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करता है अगेंस्ट पाकिस्तान तो चाइना उसको वीटो करता है, चाइना सपोर्ट देता है। देन विद इन द एससीओ कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है जो इंश्योर कर सके कि क्या कंप्लायंस है, कैसे हम इन लेटर एंड स्पिरिट इंश्योर कर सकते हैं एंटी टेररिज्म या सिक्योरिटी कमिटमेंट्स को। सो देयरफॉर इंडिया की एबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है इन ऑर्डर टू होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। डाइवर्जन प्रायोरिटीज की बात करें, चाइना और रशिया प्रायोरिटाइज करते हैं काउंटरिंग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन द एससीओ व्हाइल इंडिया फोकसेस ऑन द साउथ एशियन सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये डाइवर्जेंस डाइल्यूट करता है इंडिया की एबिलिटी को टू फुली लेवरेज द एससीओ अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। सेंट्रल एशियन स्टेट्स वैसे तो सपोर्टिव है इंडिया के लिए, लेकिन दे आर वेरी कॉशियस जब इंडिया चाइना के बीच में साइड्स लेने की बात आती है, बिकॉज इकोनॉमिकली सेंट्रल एशिया इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन चाइना। नाउ एससीओ partially successful हुआ है for India in terms of checking the belligerence of Pakistan and also in terms of keeping a check on Chinese control to Pakistan। यहां पे बहुत limited success हमको मिला है, लेकिन अगेन एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम पाकिस्तान के टेररिज्म और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म एटीट्यूड को एक्सपोज कर सकते हैं, RATS को लेवरेज कर सकते हैं, पीस मिशन जॉइंट एक्सरसाइजेस को लेवरेज कर सकते हैं, लीगल फ्रेमवर्क जो है काउंटरिंग टेररिज्म का उसको लेवरेज कर सकते हैं। बट इंडिया, ये बात तो जरूर है कि इंडिया जब से एससीओ का मेंबर बना है वो एक्टिवली मोबिलाइज कर रहा है एससीओ के ओपिनियन को अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। एंड यहां पे हमको चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम डिटर्मिन्ड हैं कि हम इस मिशन पे आगे बढ़ते रहें। नाउ क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज द वेस्ट लेबल एससीओ एज एन एंटी वेस्ट ब्लॉक। ये एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आता है। देखो, पहली बात तो क्योंकि दो रिविजनिस्ट पावर चाइना और रशिया, इन्होंने एससीओ के फोरम का निर्माण किया। अब चाइना और रशिया किसको चैलेंज करना चाह रहे हैं? जो स्टेटस कोइस्ट पावर है यानी कि अमेरिका। तो एससीओ बीइंग लेड बाय चाइना एंड रशिया, ये दो पावर्स हु आर ऑफन एट ऑड्स विद द वेस्टर्न स्टेट, दैट आल्सो मेक्स इट लुक लाइक एन एंटी वेस्ट फोरम। ऑल्दो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये ओवरथिंकिंग है वेस्ट की और ओवरथिंकिंग है अमेरिका की। बिकॉज देखो, अब इसमें तो इंडिया भी मौजूद है और इंडिया बहुत बार कह चुका है कि यार अगर हम यहां पे मौजूद हैं तो हम एंटी वेस्ट क्यों होंगे? वैसे तो हम ना तो एंटी वेस्ट है ना तो प्रो वेस्ट है, वी आर नॉन वेस्ट। ये बात जयशंकर जी ने भी क्लियर करी है। यूक्रेन वॉर के बाद बड़ा हमको पूछा जाता है कि किसके साइड हो, किसके साइड हो, तो हमने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि भैया देखो, हम ना तो प्रो वेस्ट हैं ना तो हम एंटी वेस्ट हैं, हम नॉन वेस्ट हैं। हम एससीओ में हो, हम ब्रिक्स में हो, हम क्वाड में हो, हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। लेकिन एससीओ को एज एन एंटी वेस्ट देखा जाता था और अभी भी देखा जाता है बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ चाइना एंड रशिया इन सेटिंग द एजेंडा ऑफ एससीओ। जिस बात को अब थोड़ा इंडिया भी काउंटर करने लगा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं भैया, अभी अगर हम यहां पे एससीओ में बैठे हैं तो हम भी तो एजेंडा सेटर हैं एससीओ में, तो हम क्यों कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश करेंगे जो कि अगेंस्ट अमेरिका हो या अगेंस्ट वेस्ट हो। ऑलराइट, जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, एससीओ का मेन गोल क्या है? एक जस्ट पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाना ताकि वेस्टर्न डोमिनेंस को और अमेरिकन हेजेमनी को काउंटर किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन का फोकस किस पे है? मल्टीपोलैरिटी पे है, व्हिच इज सीन एज अ कोड फॉर सप्लांटिंग यूएस ग्लोबल लीडरशिप एज नोटेड इन द एनालिसिस that highlight कि एससीओ का रोल क्या है in reshaping Eurasian geopolitics। Then membership expansion and anti-western sentiment। तो अब यहाँ पे वेस्ट का ये कहना है कि यहाँ पे ऐसे मेंबर्स को एंटर करवाया जा रहा है जो कि अमेरिका के दुश्मन है, जैसे कि ईरान हो गया, राइट? ईरान को 2023 में मेंबरशिप मिली। और ये एक नैरेटिव आता है कि एससीओ में चाइना और रशिया अपने चमचों को अपने ही दोस्तों को एंटरटेन करना चाह रहे हैं, जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है एंटी अमेरिका। तो यानी कि मेंबरशिप एक्सपेंशन उन देशों के साथ हो रहा है जो कि एंटी अमेरिका या एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट हार्बर करते हैं। ये अगेन एक व्यू पॉइंट है वेस्ट का। देन मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। देखो, एससीओ कोई फॉर्मल मिलिट्री अलायंस तो नहीं है नेटो की तरह। उसके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं लाइक पीस मिशन, काउंटर टेररिज्म पे फोकस किया जाता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग पे फोकस किया जाता है, और पोटेंशियली अपोज करते हैं एससीओ में कि किसी किस्म का वेस्टर्न मिलिट्री प्रेजेंस यहां पे नहीं आएगा। ये बात से यूएस को प्रॉब्लम है। वैसे यूएस को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? जब यूएस ने गारंटी दी है कि भैया मैं नेटो को एक्सपैंड नहीं करता 1991 के बाद, उसके बाद आपने दर्जन देशों को डाल दिया नेटो में, अब सेंट्रल एशिया पे तो रुक जाओ ना, वहां पे आके तो रुक जाओ। अब आप ऑब्वियसली आप रशिया की ईगो के साथ प्ले करोगे, रशिया की ईगो को हर्ट करोगे, तो रशिया फिर ऑब्वियसली कहेगा ना कि फिर यूक्रेन जैसे मुद्दे होंगे बार बार। तो इस बात को लेकर रशिया बहुत क्लियर है कि चलो यूरोप में तो वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन सेंट्रल एशिया में किसी किस्म से नेटो नहीं आएगा। अब इस बात से भी उनको प्रॉब्लम है वेस्ट को।
इकोनॉमिक एंड एनर्जी इनिशिएटिव्स, एससीओ का इकोनॉमिक एजेंडा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, एससीओ का एनर्जी क्लब. This is seen as a means to integrate the interest of the Russian and the Chinese economy within Central Asia, rather than also keeping in mind or accommodating the Western interest in the Central Asian region. तो again इससे वेस्ट को प्रॉब्लम है कि एससीओ में एंटी वेस्ट प्रोपेगेंडा बढ़ाया जाता है. देन वेस्टर्न एक्सक्लूजन, यानी कि यहां से वेस्ट, बिकॉज बेलारूस यूरोप में है बट अगेन वो ईस्टर्न पार्ट में आता है. यूरोप, वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका इस फोरम में नहीं है. और एससीओ का जो एक्सपेंशन है दैट इज कवरिंग मोर देन 25% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मास एंड अराउंड अबाउट 40-45% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. यानी कि अमेरिका और यूरोप को कंसर्न है कि एससीओ लिमिट कर सकता है उनके एक्सेस को टू सेंट्रल एशिया, एक ऐसा रीजन जो कि बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज सेंट्रल एशिया एक कॉन्टेस्टेशन ग्राउंड बन चुका है आज के टाइम पे बिटवीन पावर्स लाइक रशिया, चाइना एंड इवन अमेरिका. Why? Because सेंट्रल एशिया में रिच ऑयल रिजर्व्स, गैस रिजर्व्स, एनर्जी रिजर्व्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम रिजर्व्स, ये सब पाए जाते हैं, जिसका फायदा माइंड यू अभी चाइना उठाना चाहता है. क्रिटिसिज्म ऑफ द एससीओ में बात आती है. पहला पॉइंट आता है डोमिनेंस ऑफ चाइना एंड रशिया कि इस पूरे फोरम में, और ये बात सही भी है, एक भी डेमोक्रेसी नहीं है. और ये बात करते हैं एक जस्ट पॉलिसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर की. इंडिया को छोड़ के कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, बाकी सब जो है ऑथोरिटेरियन रिजीम्स है. Then number 2, inability to resolve member state disputes. अब the most glaring example is कि इंडिया पाकिस्तान. चलो मैं कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी हर एक फोरम में सैबोटाज भी नहीं होनी चाहिए, हाईजैक भी नहीं करना चाहिए उस एजेंडा को. सार्क फेल हो गया. अब एससीओ में हम कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहेंगे तो हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे पाकिस्तान को? वाई? हम तो क्लियर है ना कि भैया हम पाकिस्तान के साथ नहीं किसी भी मल्टीलेटरल फोरम में या ट्राइलेटरल फोरम में बात करेंगे. हम नहीं बुलाएंगे यूएन को, नहीं बुलाएंगे अमेरिका को, नहीं चाहिए हमें रशिया पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए. मतलब डिफेंस के मामले में फाइन बट पाकिस्तान के साथ डील करना हमको आता है और हम इंडिविजुअली करेंगे. हमको कोई शौक नहीं है कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान का हंगामा करें या पाकिस्तान का रोना लेके जाएं, जैसे पाकिस्तान इंडिया के बारे कहता रहता है कि कश्मीर ले गए, ये हो गया, वो हो गया. हमको इसका कोई शौक नहीं है, हम अपने आप करेंगे जो करना है. लेकिन क्रिटिसिज्म में बात आती है कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को एससीओ नहीं रिजॉल्व कर पाया. और टू बी वेरी फ्रैंक, हमारी फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से डिजाइंड है, हम यही चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज बायलैटरली रिजॉल्व हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं. देन यहां पे वीक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड डिलीवरी रिकॉर्ड की बात आती है. कुछ ऐसे अनाउंस्ड इनिशिएटिव जैसे कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक, एससीओ यूनिवर्सिटी, इसको अनाउंस करे को बहुत टाइम हो गया है लेकिन अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं करा गया है. आरएटीएस की बात करें जो कि ताशकेंत में है, इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात आती है लेकिन फिर भी ये प्रिवेंट नहीं कर पाया है मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट्स को इन द मेंबर स्टेट्स एंड इज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग यूज्ड बाय चाइना एंड सेंट्रल एशियन रिजीम्स टू टारगेट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स. एंड देन अगेन वही एक प्रोपेगेंडा कि इसको एंटी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज किया जाता है रादर देन टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी. और साथ के साथ रूटीनली क्रिटिसाइज किया जाता है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को एंड ऑल्सो वेस्टर्न सैंक्शंस को, विच द वेस्ट फील्स के एक सही मायने में एक रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है. यानी कि वेस्ट का यह कहना है कि एससीओ टॉक्स अबाउट रिवाइजिंग द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, रिवाइजिंग एंड रिफॉर्मिंग एंड रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ यूएन, ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक. बट वेस्ट का यह क्रिटिसिज्म भी है टुवर्ड्स द एससीओ दैट इट इज एससीओ इज वन फोरम व्हिच इज नॉट रियली रिस्पेक्टिंग द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स एंड द इंटरनेशनल लॉ. एंड देन ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी डेफिसिट की बात आती है. एक्सेप्ट इंडिया, कोई भी कंट्री यहां पे डेमोक्रेट नहीं है, हाइब्रिड रिजीम्स हैं या अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं. जबकि एससीओ का चार्टर और डिक्लेरेशन कैटेगोरिकली बात करता है कि हम वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स वाले आइडिया को, आइडियोलॉजी को हम रिजेक्ट करते हैं लेकिन हम डेमोक्रेसी चाहते हैं. देखो ह्यूमन राइट्स है, इसमें वेस्ट या ईस्ट वाली बात नहीं होती है. चाइना की डेफिनेशन ह्यूमन राइट्स की कैन नॉट बी डिफरेंट देन अमेरिका की डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. मानव अधिकार की जब बात आती है तो मानव अधिकार है, कैन नॉट बी कि चाइना का मानव अधिकार कुछ और है या अमेरिका का मानव अधिकार कुछ और है. इट कैन नॉट बी लाइक दैट, राइट? इट इज नेवर लाइक दैट. Economic underperformance, despite lofty rhetoric about connectivity and trade, intra-SCO trade remains very low as compared to ASEAN or even compared to the Mercosur in South America. चाइना के BRI प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल एशिया में लेकिन वो बायलेटरल हैं, वो ट्रूली मल्टीलेटरल नहीं है. एंड ट्रूली मल्टीलेटरल SCO इनिशिएटिव्स अभी भी लाइक इतने ज्यादा मजबूत नहीं है, इतने इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं. ओके, देन एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल इनिशिएटिव, इसके बारे में बात करते हैं. ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो कि रोटेटिंग तरीके से लॉन्च किया गया है 2022 में ताकि पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, कल्चरल हेरिटेज और टूरिज्म अमंग मेंबर स्टेट्स को प्रमोट किया जाए. और यहां पे
एक सिलेक्टेड सिटी को हाईलाइट किया जाता है एज अ हब फॉर द एससीओ ब्रांडेड इवेंट्स, फेस्टिवल्स एंड कोलैबोरेशंस व्हिच इज एमिंग टू फॉस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इकोनॉमिक टाइज इन द कल्चरल एंड टूरिज्म सेक्टर। ये इनिशिएटिव अलाइन करता है विद द एससीओ चार्टर्स एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन, एजुकेशन, आर्ट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लेकिन फोकस किया जाता है ऑन प्रैक्टिकल डिलीवरेबल्स लाइक जॉइंट फेस्टिवल्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एज वेल। Unlike the broader SCO economic projects, it has seen consistent implementation with events held annually despite the consensus-based challenges within the organization. तो अनाउंस किया गया था 2022 के SCO समिट में इन समरकंद। ये वही समिट है जहां पे मोदी जी और प्यूटिन आमने सामने बैठे थे और मोदी जी ने प्यूटिन को कहा था कि दिस इज नॉट द ईयर ऑफ वॉर। तब यूक्रेन वॉर को शुरू हुए को कुछ 6-7 महीने हो चुके थे और ये पोस्ट कोविड एक समिट हुआ था SCO का, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड के दौरान, कोविड ईयर्स में 2020 2021 में सब कुछ वर्चुअली चल रहा था। और SCO के सेक्रेटरी जनरल ने ज़ैंग मिंग ने डिस्क्राइब किया था एज अ न्यू रोटेटिंग मैकेनिज्म टू रोटेट द टाइटल अमंग द मेंबर स्टेट सिटीज विद रिच हेरिटेज। तो अल्टीमेटली गोल ये है कि इंट्रा SCO टूरिज्म को बढ़ावा मिले एंड ज्यादा लोग घूमने फिरने आए SCO मेंबर स्टेट्स में। ऑब्वियसली उससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, सॉफ्ट पावर को लेवरेज मिलेगा, आर्ट्स, फेस्टिवल्स, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए, उसके चलते इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होगा, कल्चरल साइट्स को इंटीग्रेट किया जाएगा ट्रेड कॉरिडोर्स के साथ। सो 2022-23 में वाराणसी थी जिसको डिक्लेयर किया गया था, वाराणसी जो कि इंडिया में है। देन 2023 उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2024-25 में किंगदाओ को डिक्लेयर किया गया था एंड 2025-26 में चोलपोन आता जो कि किर्गिस्तान में है उसको डिक्लेयर किया गया है। और इसको डिक्लेयर किया गया है द रिसेंटली कंक्लूडेड summit which happened in Tianjin in 2025। Tianjin यानी कि चाइना में जो समिट 2025 में हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं वो भी समझ लेते हैं। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, पहली बात अग्रीमेंट करा गया है ऑन SCO एंटी ड्रग सेंटर। ऑलराइट, नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि Central Asia being very close and in very close proximity to to also to the areas जहां पे हमको बहुत सारे challenges आ रहे हैं in terms of medicine, in terms of vaccines, in terms of equitable distribution of medicines। तो यहाँ पे agreement sign करे गए हैं between the SCO member states on the SCO anti-drug center and also the Universal Center for Countering Challenges and Threats to Security of the SCO member states। Now एंटी ड्रग सेंटर में एक तो मेडिसिनल ड्रग्स की भी बात आती है, दूसरी बात यहां पे आती है इन टर्म्स ऑफ जो ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को ट्रैफिकिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द SCO मेंबर स्टेट्स टू द गोल्डन क्रिसेंट व्हिच इज ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। देन इंटरेस्टिंगली SCO के जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम के आतंकी हमले को भी कंडेम करा गया है। ऑल्सो इस स्टेटमेंट में कंडेम करा गया है जाफर एक्सप्रेस, जो जाफर एक्सप्रेस में जो अटैक हुआ था इन द बलूच रीजन इन मार्च 2025, और जो पाकिस्तान में भी जो आतंकी हमले हुए थे उसको भी कंडेम करा गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि पहलगाम के आतंकी हमलों को भी यहां पे कंडेमनेशन मिला है, वो भी तियानजिन समिट में, चाइना में जो मीटिंग हुआ है कि चाइना ने चलो एटलीस्ट यहां पे केवल लिप सर्विस नहीं बट इफेक्टिवली इंडिया को सपोर्ट भी किया। ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस समिट हैपेंस एट अ टाइम इन चाइना जब चाइना को बहुत ज्यादा जरूरत थी इंडिया की बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर which is being played by Donald Trump in 2025। things were designed in a way that America or that China and India, they sort of came more closer to each other utilizing the opportunity of the SCO summit and also एक fresh किस्म की bond and fresh किस्म की friendship दोनों countries के बीच में शुरू हुई है। ऑलरेडी मार्च 2025 में कई सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स साइन करे गए हैं चाइना और इंडिया के बीच में। पीपल टू पीपल रिलेशंस के बारे काफी सारी बातचीत हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम करना या हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना, या अब तो खैर लोग चाइना अब पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के तौर पे अब हमारी फ्लाइट्स भी रिज्यूम हो चुकी हैं टू चाइना बिकॉज ऑफ द गलवान क्लासेस इन 2020। चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ जो रहा था वो टेंशन रही थी, दैट हैज डी-एस्केलेटेड, बट दिस SCO समिट वाज यूटिलाइज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना also to work very positively and very like in a very complementary way with India। Then thirdly SCO का जो dialogue partner status है to Laos, so Laos को admit करा गया है as a dialogue partner और एक so decision was taken to grant the Laos People Democratic Republic the status of the SCO dialogue partner and to grant SCO observer status with the Commonwealth of Independent States CIS। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है CIS जो कि ऑलरेडी एक पार्टनर स्टेटस उसका था विद इन द SCO, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ द SCO मिला है। देन सिटी ऑफ चोलपोन आता डेजिग्नेटेड एज द टूरिस्ट एंड द कल्चरल कैपिटल ऑफ द SCO फॉर 2025-26। सो
2025-26 also marks the 25th year of the establishment of the SCO. And then हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रपोज किया है सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम टू एनहांस द पीपल टू पीपल टाइज इन द एससीओ, बिकॉज वंस अगेन सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में सिविलाइजेशन ओल्ड रिलेशन है, मोर देन 2000 ईयर ओल्ड रिलेशन है. सो आवर प्राइम मिनिस्टर हैज प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम which will of course center around having more robust people to people relations and also more robust relations economically as well. जी जिनपिंग ने प्रपोज करा है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव. तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने प्रपोज करा है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव एट द एससीओ प्लस लीडर समिट एज ही एडवोकेट्स. Now that's very funny and very interesting that he is wanting to advocate and practice multilateralism. Now he says that look, my model of multilateralism is much different than the American dominated form of multilateralism. Now perhaps China is wanting to create a parallel structure to the United Nations because China feels, and which is true also, that America controls UN. So China through this global governance initiative wants to create a vision of Chinese vision of multilateralism, thereby reforming multilateralism as per the lens of China. And SCO की जो chairmanship है for 2025-26 that is passed on to the Kyrgyz Republic, which means कि 2026 में जब SCO 25 years complete करेगा तो presidency किर्गिस्तान के पास है. और theme क्या है 2026 की presidency की? 25 years of SCO together for a stable world, development and prosperity. तो sum up, in summary, हमारी membership SCO में contribute करती है to our engagement and also to our advocacy of multilateralism and of course to the so-called polycentric world order जो चाइना और रशिया कह रहे हैं 25 सालों से. And also very importantly थ्रू दी एससीओ हमें एक जरिया मिल रहा है, एक मीडियम मिल रहा है कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपनी कोऑपरेशन को एनहांस कर सकें. वेरी इंपॉर्टेंटली अपनी जो 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी बनाई है उसको हम एडवांस करें, उसको हम और ज्यादा बढ़ावा दें एंड ऑल्सो अपने डिफरेंसेस को हम रिजॉल्व कर सकें विज़-अ-वी चाइना. एट द सेम टाइम आतंकवाद, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद कर सकें, एक्सपोर्ट्स कर सकें पाकिस्तान के डिजाइन्स को, पाकिस्तान के दोगलापन को और पाकिस्तान के नेफेरियस एक्टिविटीज को, और ये हमको मौका विद इन द एससीओ मिलता है. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो. कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. मिलेंगे बहुत जल्द बाकी वीडियोस में. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. साइनिंग ऑफ.